अब वॉर आपके दरवाजे पे हो रही है, होप और हाइप के बीच में हम वैसिलेट करते हैं। उसको हाइप बनाने की जब कोशिश की जाती है कि भाई आज ही आज रातों रात ही परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये अमेरिका को नाराज नहीं करेगा? कहीं ना कहीं ट्रम्प की जो एक टेंडेंसी रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को झटके देने की, उसने सभी के जो कॉन्फिडेंस को है इंडिविजुअल कंट्रीज को शेक किया और ट्रस्ट को। तो मैं जर्मन मीडिया को देख रहा था, वो कह रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्यों है? बहुत ही नेचुरल है इंडिया की तरफ सबका अट्रैक्ट होना, पर चाइना का जो अट्रैक्शन है वो राइडर्स के साथ आता है। मैं इससे थोड़ा सा सहमत हूँ। क्यों अनडेवलप्ड किस पैमाने पे कह रहे हो? क्या उनके पास कुछ भी नहीं है? यूरोप की राजनीति ने पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिफाइन किया, तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि यूरोप जो है वो डिसेंड कर गया है, ये पावर नहीं रहा। पर मैं इसको नहीं मानती। यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर उर्सुला भारत आने वाली हैं 26 जनवरी को। ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात होनी है, ये बात अटकी कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है? भारत के लिए क्यों जरूरी है? क्या यूरोपियन यूनियन के लिए भी उतना ही जरूरी है? इन्होंने कहा कि वील होल्ड ईच अदर सो टाइट टुगेदर दैट नोबडी हैज अ हैंड एम्प्टी टू बैकस्टेप द अदर। क्या हिंदुस्तान भी यूरोप को, या आज बात कहें तो जर्मनी को, एक ऐसे विकल्प के तौर पर देखता है जो उसकी निर्भरता रूस पर कम कर सकते हैं? BMW, Volkswagen, Audi, मर्सिडीज बेंज, इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है वो देश जहां से बनकर आती हैं। कॉमन है हिंदुस्तान के मिडिल क्लास का एस्पिरेशन जो इन गाड़ियों को खरीदना चाहता है। ये सब तो है कॉमन बातें, लेकिन स्पेशल क्या हो रहा है? स्पेशल ये हो रहा है कि जर्मनी का भारत में इंटरेस्ट जाग उठा है। आप पिछले 2-3 दिनों से खबरें सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत में आए हैं। उनका स्वागत दिल्ली में नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में किया। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिन लोगों को हम खास महसूस कराना चाहते हैं, उनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ 1-1.5 दशक से अहमदाबाद में ही करते हैं। तो खास हैं फ्रेडरिक मर्ज। जबकि ये बात सच है कि जर्मनी के साथ महज 2.5 दशकों से ही हमारे स्ट्रेटेजिक रिश्ते बने हैं। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 के बाद हमारे उनके डिप्लोमेटिक संबंध बन गए थे, तो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आना शुरू हुआ है। पर अब जब आ रहे हैं तो काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। कल अहमदाबाद में पतंग उड़ाई मर्ज साहब ने, आज बेंगलोर पहुंचे हैं। उनके साथ आए हैं 23 जर्मन सीईओज और इंडस्ट्री लीडर्स। अब हो ये रहा है कि एक लंबी लिस्ट है। मर्ज जब जाएंगे तो फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो आने वाले हैं फरवरी में। उससे पहले 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन की हेड हैं उर्सुला, वो भी आएंगी। तो इस तरह से यूरोप से आने वाले मेहमानों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? अचानक क्या हुआ है कि ये मुलाकातें तेजी से बढ़ गई हैं? तो ये जो जटिलताएं हैं, इनको डिकोड करने का ही मंच है पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स का ये शो। और आज हमारे साथ एक नई मेहमान, आप जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यूरोपियन स्टडीज पढ़ाती हैं, डॉक्टर शीतल शर्मा। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और अब हमने भी खोजना शुरू कर दिया है यूरोप समझने वाले एक्सपर्ट्स को, क्योंकि अभी तक हम खोज रहे थे कि भाई चीन को समझना है, हम अमेरिका समझते थे, यूके भी समझते थे बीच बीच में, लेकिन अचानक से उन एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ गई है जो यूरोप को समझते हैं। सवाल यह है कि यूरोप ने हिंदुस्तान को समझना शुरू क्यों कर दिया है, और ये शुरू किया भी है तो इतना लेट क्यों किया है? नितिन, अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप एज एन एंटिटी, इसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। अब इसको मैं आपको एक विस्तार से समझाती हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, यूरोप पर्टिकुलरली। अगर हम देखें तो मान लीजिए 2000 साल पहले की बात मैं करूं तो कई सेंचुरीज तक जो था एक बहुत ही स्टैग्नेंट पीरियड था, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। अचानक से यूरोप में कोई फिलोसफिकल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है, वर्ल्ड व्यू चेंज होता है, साइंस आती है, जिसको हम रेनेसां के पीरियड से बात करते हैं। उसके बाद एनलाइटनमेंट आता है और वर्ल्ड का नक्शा ही चेंज हो जाता है। उसमें आप अगर एक ग्लोबल टाइमलाइन पे कुछ पॉइंट करेंगे तो 13वीं सदी में रेनेसां
15वीं सदी से आगे एनलाइटनमेंट, उसके बाद 17 से आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1, 2, 3, 4 स्टेजेस में अनफोल्ड होती है, और उसके साथ आप देखिए मर्केंटाइल कैपिटलिज्म और फिर कोलोनाइजेशन। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? यूरोप से। सबसे पहली बात तो कि वर्ल्ड जो है उसका जो इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री कह लीजिए या मिडिवल हिस्ट्री कह लीजिए, वो यूरोप से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, यूरोप सेंट्रिक ज़्यादा है। इंडिया का भी जो इतिहास है वो अगर हम ब्रिटिशर्स के हिसाब से देखना शुरू करें तो वहीं से ही एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड में आता है। पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेज, हाँ बिल्कुल। से आ रहे हैं। तो अब हम इसको समझें कि भाई ये किस तरीके से आगे चला। जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल रिकॉन्फिगरेशन ऑफ द वर्ल्ड हुआ, जिसमें मैं एक कहूँगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट माना जा सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जहाँ से मॉडर्न डेमोक्रेसी आई। आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कई जगह थी, इधर थी उधर थी, भारत में भी जनतंत्र था किसी प्रारूप में, बट जो मॉडर्न सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बीच जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बोए, और उसके बाद वो वर्ल्ड ओवर फैली किसी भी तरीके से। अब इससे क्या होता है कि वर्ल्ड में एक तरीके का मॉडर्न टेम्पलेट सेट हो गया जो यूरोपियन था, जिसमें हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स, एजुकेशन सिस्टम, लॉ, जो भी आप कहिए, ये एक यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से उभर कर आया। अब जब ये उभर कर आया तो आप मान लीजिए यूरोप जो था वर्ल्ड का टेम्पलेट हो गया। 19th सेंचुरी में जो आप कहते हैं पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, वो सारा का सारा इतना डोमिनेंट रोल था यूरोप का कि सारी कंट्रीज़ जो थी वो एक किस्म से पेरिफेरी पे थी। तो वर्ल्ड वॉर में उनकी कॉलोनीज़ जो थी वो उनके साथ सप्लाई कर रही थी आपकी मैनपावर। हमने भी मिलियन प्लस वो दिए हैं वर्ल्ड वॉर्स में, और फिर इनका पूरे के पूरे वर्ल्ड पे वर्चस्व। पहले तो कहते हैं कि यूके ने पूरे के पूरे विश्व को 80% जो था इट्स सन नेवर यूज्ड टू सेट। तो यूरोप की जो थी प्रारूप और जो इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा था। उसमें इंडिविजुअल कंट्रीज़ भी थी, जैसे आप फ्रांस देख लीजिए, पूरा का पूरा स्पेनिश ऑक्यूपेशन ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, और जर्मनी का फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यूरोप बहुत डोमिनेंट था। अब क्या हुआ, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कह सकते हैं कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट जो मेजर डिवीज़न हुआ वर्ल्ड का, जो 2 पावर ब्लॉक्स बने रशिया और यूएस, उसमें आयरन कर्टन कहते हैं। वो आयरन कर्टन ना तो रशिया में है ना यूएस में है, उसने यूरोप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और पर्टिकुलरली जर्मनी जो भागों में बटा। और उसकी एक सिटी बर्लिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा चर्चा में लेकर आऊँ तो बर्लिन सिटी जो थी वो 4 सेक्टर्स में बांट दी गई, यूएस सेक्टर, फ्रेंच, अमेरिकन और रशियन। और जो वॉल है, कभी आप दर्शकों को दिखाइएगा चित्र में, जो बर्लिन वॉल थी उसको 8-10 साल लगे बनने में, और उसका बहुत एक विचित्र सा एक डायनामिक्स था कि जो वॉल है वो रन कर रही है, जो ईस्टर्न साइड में थी, जो रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी के एरिया में थी, वो पूरी वाइट हुआ करती थी, और उसके पास तक आप नहीं जाके वो कर सकते थे, टच कर सकते थे वॉल को। और वॉल जो है वो वाइट है। उसके बाद एक रेत की, सैंड की स्ट्रिप हुआ करती थी 10 फीट चौड़ी, जिसे डेथ स्ट्रिप कहा जाता था। और उसके बाद आपकी वायर्स हैं और बहुत बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया होते थे। इसके कंपैरिजन में जो वेस्टर्न साइड थी, वहाँ आप जा सकते थे, वॉल को टच कीजिए, उस पर ग्राफिटी है। अगर आप 1990s की पिक्चर्स देखें, जब फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ तो किस तरह लोग उस वॉल पे बैठे थे, और इस तरफ आप देखिए पूरा की पूरी आज़ादी थी। तो ये बर्लिन वॉल क्या थी? इट वॉज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड का जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड था। तो यूरोप यहाँ पे भी रोल प्ले करो, और जर्मनी पर्टिकुलर कर रहा है। तो यूरोप की राजनीति ने पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिफाइन किया, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के। और जब वो गिरी तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि यूरोप जो है वो डिसेंड कर गया है, ये पावर नहीं रहा। पर मैं इसको नहीं मानती, यूरोप स्टिल एक पावर है। वो किस तरीके से है उसके बारे में आपको बताती हूँ। यूरोप स्टिल एक पावर कैसे है, और मतलब जैसे आपका ये है नितिन की पढ़ाकू नितिन की वर्ल्ड अफेयर्स की क्लास है, तो बच्चों की भाषा में भी अगर समझाया जाए, मतलब एक बहुत नॉर्मल सेंस में बताया जाए, तो आप देखिए, अगर यदि आपको वर्ल्ड को एक परिवार के रूप में देखना है, तो एक परिवार में क्या होता है, कुछ जनरेशन्स होती। अब जनरेशन्स हैं, जो एक एल्डर जनरेशन है, एक मीडियम जनरेशन है और एक यंगर जनरेशन। मैं इसको 3 जनरेशन में बांटूँ तो यूरोप को मैं कहीं ना कहीं एल्डर जनरेशन में प्लेस कर सकती हूँ, कि वो जनरेशन है जहाँ से टेम्पलेट्स आए, जहाँ से लाइफस्टाइल आया, वर्ल्ड व्यू आया, और तहजीब आई, प्रोग्रेस आई, सब कुछ आया।
मिडिल जनरेशन वो है जिसको आप कंपेयर कीजिए द इफेक्टिव जनरेशन जो अब पावरफुल है, जैसे यूएस समझ लीजिए आप। यूएस भी तो हालांकि कॉलोनीज ही बसी थी और जाके बाद में इंडिपेंडेंस हुआ और कॉमनैलिटी ऑफ सारा रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ। और जो यंग जनरेशन है, जो आप थर्ड जनरेशन मान लीजिए, वो है उभरती हुई पावर्स, जिसमें आप समझ लीजिए चाइना है, हम हैं और बाकी ग्लोबल साउथ है, जिस तरह समझ लीजिए। तो एक तरह से तो कहा जा सकता है कि जो एल्डर जनरेशन है ये फेज आउट हो चुकी है, ये एज्ड है, अब इनके कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। पर ऐसा नहीं है। रेलेवेंस क्यों है? रेलेवेंस इसलिए है कि टाइम एंड अगेन जब भी आप एक मॉडर्न मॉरल कंपस आप कंजर्वेटिव सेंस में मत समझिए, एक मॉडर्न गाइडिंग फोर्स जब भी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके यूरोप की ओर जाता है। तो यूरोप बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके दो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, एक तो यूरोप एज अ कॉन्टिनेंटल यूरोप और एक यूरोपियन यूनियन, जिसका जो सीड्स ऑफ यूरोपियन यूनियन जो थी वो यूरोपियन स्टील एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी से 1950s में शुरू की गई थी। उसका जो वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्सिक्वेंस था, कितनी लड़ाई हुई देशों में, इनमें 2 वर्ल्ड वॉर्स, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। पर फिर एक ऐसा सिस्टम इन्होंने निकाला जिसको आप एक लेवल पे अप्रिशिएट भी करते हैं कि एक यूनियन बनाना, इतनी कड़वाहट के बाद, झगड़ों के बाद एक यूनियन बनाना, जिसको कहते हैं साथ में आना, संघ का निर्माण करना। और उसका कई बार क्रिटिक्स कहते भी हैं कि कहीं कहीं ये कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि वील होल्ड ईच अदर सो टाइट टुगेदर दैट नोबडी हैज़ अ हैंड एम्प्टी टू बैकस्टैब द अदर। तो ऐसे भी कहा जाता है। सो यूरोपियन यूनियन, यूरोप एज ए जोग्राफी, यूरोपियन यूनियन एज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटी, इकोनॉमिक पहले, एंड देन इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। और जब हम इसका रिलेशन दूसरे देशों के साथ मानते हैं तो हम 2 लेवल पे यूरोप को ट्रीट करते हैं, एक तो उसके मेंबर स्टेट्स के साथ और एक यूरोपियन यूनियन एज अ होल के साथ। जैसे G20 में कुछ देश तो हैं ही शामिल, यूरोप के मेंबर स्टेट्स, साथ में यूरोपियन यूनियन एज अ मेंबर भी है। तभी हम कहते हैं G20 बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, बिकॉज 19 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन है जो 27 देशों का है। तो उसमें जर्मनी एक इकाई है। तो यहाँ से बात बनती है कि अब हम जर्मनी और इंडिया के बायलैटरल पे किस तरीके से आए। पर मेरी ये पृष्ठभूमि देनी आपको इसलिए भी मैं समझती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में हम बहुत जल्दी धारणाएं बना लेते हैं कि ये फेडिंग पावर है, ये इमर्जिंग पावर है, ये डोमिनेंट पावर है, ये हेजेमोनिक पावर है। बहुत से शब्द हैं हमें उनको बताने और समझाने के लिए, बट कोई भी पावर इतनी छोटी भी नहीं है कि जिसे आप इजीली राइट ऑफ कर जाइए। कोई भी इकाई ऐसी नहीं है कि जिसकी हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, जिसने आपको ना इन्फ्लुएंस किया हो, को नज़रअंदाज किया जाए, या कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसका आप नियर फ्यूचर में दोबारा पुनरुत्थान या री इमर्जेंस नहीं देख सकते। इसलिए सब कुछ जो है इंटरनेशनल अफेयर्स में, कितना भी साइज़ या मैग्नीट्यूड हो, पॉपुलेशन वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, इकोनॉमी वाइज, हर एक इकाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मज़ा आ गया सुन के। तो आपने यूरोप के बारे में बताया और उसमें जर्मनी एक पार्ट है, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो खासकर जर्मनी के बारे में है। तो अभी जब चांसलर साहब यहाँ आए हुए हैं तो मैं जर्मन मीडिया को देख रहा था, वो कह रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते नहीं रहे हों, ये बात ज़रूर है कि थोड़े हम दूर थे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इस मुलाकात के बाद हम बहुत क्लोज आ जाएंगे? तो टर्निंग पॉइंट क्यों? टर्निंग पॉइंट क्यों है? फिर से मैं थोड़ा सा इसको यूरोप में ही पहले प्लेस करूंगी, क्योंकि जर्मनी जो है, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए मुझे। ईयू का नेता कौन है? यूरोप का नेता कौन है? ऑब्वियसली जर्मनी जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए उसका यूरोप यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में लाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब यूरोपियन यूनियन एज एन एंटिटी आप ऑपरेट कर रहे हैं वर्ल्ड में। इसको टर्निंग पॉइंट के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए, उसके 2-3 रीजंस हैं। इंडिपेंडेंटली जर्मनी स्पेसिफिक रीजंस भी हैं और यूरोपियन स्पेसिफिक रीजंस भी हैं। मैं आपको ब्रॉड से नैरो की तरफ लेकर चलूँगी। अगर हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स की बात करें तो भारत के रिश्ते सारी बड़ी कंट्रीज़ के साथ और छोटी कंट्रीज़ के साथ, छोटा बड़ा मेरा किसी रैंकिंग के सेंस में नहीं है, साइज़ में, पॉपुलेशन में, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड समझ लीजिए, सारे देशों के साथ हमारा इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स के साथ संबंध बहुत ही पुराना है,
गहरा है, वार्म है। हमारे सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आप आयरलैंड से लेके इधर आप यूक्रेन तक ला लीजिए, सबके साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे रहे, गहरे रहे। और ये संबंध आज के नहीं है, कोल्ड वॉर के इमिजिएटली बाद, चाहे वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, चाहे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी। तो जर्मनी के साथ मान लीजिए, फ्रांस के साथ मान लीजिए, हमारे बहुत गहरे संबंध रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इन गहरे संबंधों में घनिष्ठता, जिसको मैं कहूँगी ना डेंसिटी, वो कम रही है। आपके डीप तो हैं बट वाइड नहीं है रिश्ते। तो इक्का दुक्का रिश्ते हैं, कुछ ट्रेड है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसको बोस्ट करें कि भाई हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा है। 2025 के आंकड़ों के हिसाब से 50 बिलियन USD है। अब ये ज़्यादा ट्रेड नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस के पैमानों पे देखा जाए। अगर इसमें कंपेयर किया जाए इंडिया चाइना भी, जिसके साथ कि हमारी खलिश इरिटेंट्स कितने हैं बट फिर भी ट्रेड बहुत ज़्यादा है। US चाइना देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, 1000+ बिलियन डॉलर है, फिर भी उनकी जो है राइवलरी जो है ओपन है। तो हमारे यूरोप की दोस्ती होते हुए भी उतना ट्रेड नहीं है। मतलब हम दूर के दोस्त हैं, अच्छे हैं, कभी किसी के लिए कोई तकलीफ पैदा नहीं की है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे आपके विचार, दूर के रिश्तेदार हैं, सहमत ना हो, झगड़ा है नहीं, कुछ झगड़ा है नहीं, पर आना जाना भी उतना ही कम है। आना जाना उतना कम है, जो वॉल्यूम ऑफ डेंस रिलेशनशिप होना चाहिए वो कम है। अब जर्मनी क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में, मैं कहूँगी 2015 से पर्टिकुलरली, हालांकि फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत से टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं। आप कह लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, फिर 1970 का ऑयल क्राइसिस था, फिर फॉल ऑफ बर्लिन वॉल था। वहाँ से इंडिया में भी बहुत से ऐसे बिंदु रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारे गवर्नमेंट्स बहुत चेंज हुई हैं, उसके बाद कोalition रही है, फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके रिश्तों में। फिर 9/11 के बाद, फिर सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद, उसके बीच में एक और है सब प्राइम क्राइसिस, आप 2007 और 9 के बीच का लगाइए, फिर कोविड। तो कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री रहे हैं या पिछले 20 दशकों में, जहाँ पे हर देश ने अपनी अलाइनमेंट को रीडायरेक्ट किया है कि हम किसके साथ किस तरीके के संबंध बना सकते हैं। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स नितिन ये रहे हैं, एक तो राइज ऑफ चाइना और दूसरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने यूरोप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इन्फ्लुएंस किया है। किस तरीके से किया है कि ट्रंप की पहली उसमें प्रेसिडेंसी में नाटो को थोड़ा दरकिनार किया गया, नाटो को समझा गया कि इट्स अ बर्डन ऑन US सिक्योरिटी, भाई हम इनके डिफेंस सिक्योरिटी के लिए क्यों वो करें। बट वो एरा जैसे जैसे ख़त्म हुआ तो यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई। अब वॉर आपके दरवाजे पे हो रही है, ज़्यादा दूर नहीं है, शायद हम उतने अफेक्ट नहीं कर होंगे उससे, या मान लीजिए US उतना अफेक्ट नहीं है, बट पोलैंड, यूक्रेन, ये तो सब बॉर्डरिंग, फ्रांस, सब बिल्कुल, हाँ, सब है। और आप सोच सकते हैं कि जो 3 साल से चल रही है, 3.5 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे, उसको पता नहीं कितने लंबे समय तक खींचे। अगर ट्रंप के पूरे भाषणों का वो किया जाए एनालिसिस, जो कंटेंट एनालिसिस करते हैं आप, उसमें ऑलमोस्ट 80-90+ बार उन्होंने कहा कि जैसे वो सत्ता में आएंगे 24 घंटे में यूक्रेन वॉर ख़त्म कर देंगे, है ना। तो उसका कोई ऐसा निचोड़ आपको दिखाई नहीं दे रहा नियर फ्यूचर कि भाई आपके जो पीस नेगोशिएशंस भी हैं वो किस करवट बैठेंगी। उसके बाद वो ख़त्म नहीं हुआ था कि भाई आप जो रिसेंटली 2 हफ्ते पहले भी नहीं हुआ है वेनेजुएला का जो क्राइसिस है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की जो एक टेंडेंसी रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को झटके देने की, उसने सभी के जो कॉन्फिडेंस को है इंडिविजुअल कंट्रीज़ को शेक किया, और ट्रस्ट को। हाँ, तो यूरोप भी शेक हुआ, यूरोपियन यूनियन भी शेक हुआ, जिसकी पूरी की पूरी मिलिट्री और सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर था वो नाटो से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब ये जब शेक हुआ तो उनने इनवर्ड लुकिंग किया कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी डिफेंस को कैसे मजबूत करें। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो अपने को रीमिलिटराइज करेंगे। काफ़ी सारा बजट उसके लिए किया गया है, टारगेट किया गया है, और वो प्रोसेस है। तो कलेक्टिवली तो होगा ही डिफेंस स्ट्रॉन्ग, बट इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स भी जो हैं वो उस और चल पड़ी हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अब ये 2 आप समझ लीजिए, पश्चिम की तरफ से, US की तरफ से डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रीजिग हुआ है, जो झटके दिए गए। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से जो चाइना है उसको आप किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स की डिस्कशंस में से बाहर नहीं रख सकते। तो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो,
कहीं यूरोप भी वो सब चाइना जगह का है वो। प्रिंट तो इन्फ्लुएंस तो है ही है, उसकी शैडो के बिना आप नहीं समझ सकते इसको। तो चाइना पे जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी, और ये देखिए ये बड़ी लंबे समय से चल रही थी, आपको पता नहीं चला कब आप चाइना पे इतने डिपेंडेंट हो गए, है ना। और फिर जब चाइना ने अपनी मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग की, इकोनॉमिक मसल फ्लेक्सिंग की, तो सबको पता चला कि ये तो कुछ और ही है, जो मिथ होती है, जो मिथ्या भ्रम टूटता है। तो उस हिसाब से सारी की सारी कंट्रीज़ ने एक ऐसी सिचुएशन फेस की जहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो अपने आप को चाइना से जो निर्भरता है या डिपेंडेंस है उसको कम कर सकते हैं। और इस कमी करने के लिए उन्हें लाइक माइंडेड पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। अब इंडिया कैसे है यहाँ पे एक लाइक माइंडेड पार्टनर? इंडिया के जो आप कह लीजिए कि एक रिपोर्ट कार्ड जिसको कह सकते हैं कि इंडिया की जो इमेज है वो ट्रस्टवर्दी है, नॉन एग्रेसिव है, बिल्कुल ही शांत, एक ऐसी अर्थव्यवस्था कह लीजिए या एक ऐसा समाज, एक ऐसी राजनीति जो भी है, इंडिया एज एन एंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज है वर्ल्ड में, ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, ऑल वेदर पार्टनर है, आपका सहयोग करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को इंडिया ने तो अपने नेबर्स को अटैक नहीं किया बिना प्रोवोकेशन पे। तो इंडिया एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी मार्केट है, स्किल है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो बहुत ही नेचुरल है इंडिया की तरफ सबका अट्रैक्ट होना। इकोनॉमिकली चाइना भी बहुत स्ट्रांग है, पर चाइना का जो अट्रैक्शन है वो राइडर्स के साथ आता है कुछ, बट इंडिया का उस तरीके से नहीं आता कि आपको शैडो में रखकर किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। तो अभी कह रही हैं कि जर्मनी और यूरोप ये चाहते हैं कि जो चीन की पर उनकी निर्भरता थी, अब वो सही समय है कि ये खत्म होनी चाहिए, टूटनी चाहिए। हाँ, और इंडिया को ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। खत्म तो नहीं होगे नितिन, कम होनी चाहिए धीरे धीरे। आप जैसे धीरे धीरे डिपेंडेंस है उसको कम करेंगे तो ये ज़रूर है, हाँ उसमें कम होनी चाहिए। और उसके भी अपने रीजंस हैं। वो इसलिए है कि चाइना के साथ जो दोस्ती है वो बहुत सी शर्तों पर आती है। जैसे आप कह लीजिए ये कंट्रीज़ तो खैर बड़ी हैं, शॉक एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो छोटी कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए आप श्रीलंका को देख लीजिए, जो डेट ट्रैप में फंसते हैं, चेकबुक डिप्लोमेसी है, तो वहाँ पे जो चाइना की अप्रोच है वो एक तरीके से इम्पीरियलिस्ट अप्रोच है। तो उसको सभी जो शॉक एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जो कंट्रीज़ मैच्योर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं, वो बड़े ही कॉशियसली ट्रीट करती हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान भी यूरोप को, या आज बात कहें तो जर्मनी को, एक ऐसे विकल्प के तौर पर देखता है जो उसकी निर्भरता रूस पर कम कर सकते हैं? जबकि मैं एक बात इसमें जोड़ दूं, आप अभी ट्रस्टवर्दी होने की बात कह रही थी, मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंट देखने को नहीं मिला जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर यूरोपियन देश और अमेरिका भी कभी सहमत हुआ हो। कम से कम रूस के मामले में होता है कि वो हमारे साथ तकनीक का ट्रांसफ़र या साझेदारी करता है। हमने मिलजुल कर उपक्रम खड़े भी किए, बनाए भी, ब्रह्मोस भी बनाया। तो वो हमें कितना ट्रस्टवर्दी मानता है मुझे पता नहीं, आप उसे कितना फीसद मानती हैं, मैं उसे थोड़ा कम ही मानता हूँ। तो हम उसे अगर एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं रूस की जगह, तो ये किस हद तक ठीक होगा? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में थोड़े तो कंजूस हैं। देखिए, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्रिटिसिज्म हमेशा से रहा है कि वो कई क्षेत्रों में ना अपने को एक नॉर्मेटिव पावर पोजीशन करने की चेष्टा करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। और यूरोपियन यूनियन की बात करूँ जिसमें जर्मनी जो है वो मेजर प्लेयर है, ये एक नॉर्मेटिव एक्टर यानी एक लीडरशिप का रोल एक्वायर करते हैं कि भाई पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको एनवायरमेंटल क्राइसिस को अरेस्ट करना है, इसको रोकना है, नेट ज़ीरो जाना है। और जब आती है ट्रांसफ़र और फंडिंग की बात, तो आप अपने पैर थोड़े से दबा लेते हैं। तो इसमें नितिन ट्रस्टवर्दी क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे सेक्टर्स में यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होता। वन साइज डज नॉट फिट ऑल, या सब टिक नहीं होता सब। हाँ, तो उसमें ये है कि ट्रस्टवर्दी हम पॉलिटिकली स्टेबल हैं, हाँ, है ना। आप ये नहीं कि आज इन्वेस्ट कीजिए, सरकार जाती है, दूसरी आती है, आराम से जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं हम, किसी नए चेंज के साथ भी ट्रांजिशन भी पावर का ठीक से हो जाता है। बिल्कुल, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ सेफ है, सुरक्षित है, ऐसा नहीं, सड़कों पर ऐसा कोई विद्रोह नहीं, आंदोलन नहीं, किसी तरह की हिंसा नहीं। बिल्कुल। तो उस सेंस में स्टेबिलिटी जो है वो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस हमारी स्ट्रेंथ है। जहाँ तक कि रही जैसे ये बातें होती हैं जो
आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड होती हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो वो अपने भी इंटरेस्ट और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करती हैं। हालांकि आप कहेंगे कि शायद मैं यूरोसेंट्रिक साउंड कर रही हूँ, बट क्या है कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की डिवाइड, हालांकि मैं इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत से ऐसे मॉडल्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे एक वॉलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। बताइए बताइए। कि आपकी कोर कंट्रीज़ हैं, आपकी सेमी पेरिफेरी और फिर पेरिफेरी हैं। एक ज़माना था आप कहते थे अनडेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड है और डेवलपिंग है और फिर डेवलप्ड है, 4 श्रेणियों में नापा जाए। फिर आपने कहा कि भैया आप अंडर डेवलप्ड क्यों, अनडेवलप्ड किस पैमाने पे कह रहे हो, क्या उनके पास कुछ भी नहीं है? ये तो जो आप लेंस यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट का, वो आपका वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक थ्योरीज है। हाँ, कि विकसित वही होगा जो वेस्ट के पैमाने पर विकसित पैमाने है। के वो वैसी बात है कि हम सभ्य हैं, हाँ। जंगल में रहने वाले असभ्य हैं। हाँ, ये ऐसे कैसे? तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो फिर काफ़ी क्रिटिसिज्म के बाद वो अनडेवलप्ड को जो है वो चेंज किया गया। अंडर डेवलपमेंट जो था वो भी कुछ राइडर्स के साथ आया, तो समझ में आता है। अब ग्लोबल नॉर्थ और साउथ भी तो यही है, कोई खासा अंतर नहीं है। आप ग्लोबल साउथ कहते वो तो उससे भी कम से कम वो 4 श्रेणियों में तो बांट रहा था, यहाँ तो सिर्फ 2 है। तो कहते ही डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड का अंतर आ गया है। पर चलिए मान लीजिए कुछ देर के लिए हम इसको भी एक आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वही तो देते हैं ये सब शब्दावलियां। ये मान लीजिए आप कुछ हद तक इस कैटेगरी को भी फॉर नेम सेक समझ लीजिए ऑपरेट करने के लिए। तो इन लोगों का जो ग्लोबल नॉर्थ का मानना है या कहना है कि भाई हमारी R&D पे इन्वेस्टमेंट होता है, विकसित देश हैं, उन्हें कह रहे हैं हम ग्लोबल नॉर्थ। हाँ, ये जो है इनमें पैसा लगता है, जो ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ये इसको हम इतना इजीली कैसे ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि ये तो आफ्टर ऑल आपका मेहनत लगी, मेहनत भी है, नहीं आपके गुण रहस्य हैं जो आपको एक कम्पिटिटिव एज देते हैं ऊपर, अदरवाइज वो आपकी तो फिर कोई वो विशेषता नहीं रहेगी। अब जो दक्षिणी हैं जी, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, वो डिपेंडेंट हैं इन पे, क्योंकि यही वो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ वाली जो पैमाने भी सेट कर देती हैं कि भाई आपको इस समय तक नेट ज़ीरो करना है। आपका जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उसके चलते हुए उसके फ्रेमवर्क्स में आपको कार्बन रिड्यूस करना है। अब भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आप एनवायरमेंटल कंडीशंस को और कंसिडरेशंस को ध्यान में रखें, आप धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को कम करें, आप रिन्यूएबल्स की तरफ आएँ। बट रिन्यूएबल्स की तरफ आने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको उसकी कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो ये कंट्री तो वो फॉसिल फ्यूल और वो एक नॉर्मल गैस सिलेंडर तक पे आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है। तो ये कंट्रीज़ इसको कैसे अफोर्ड करेंगी? और वो है कि यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यू डोंट वॉक दी टॉक, कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है। और इस कथनी करनी का जो फ़र्क होता है, उसके कारण जो विकसित देश हैं उनके पास एक पावर आ जाती है आपको डिक्टेट करने की भी, क्योंकि एक मॉरल हाई स्टैंडिंग से वो बात करते हैं कि हम डेवलप्ड हैं, हम जो समझा रहे हैं वो सही है। और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनकी डिपेंडेंस इनकी तरफ हो जाती है, तो एक ग्राहक भी यही है। हाँ, तो एसिमेट्री का रिलेशन जो है वो बहुत मुश्किल से जा पाएगा अगले, मेरे हिसाब से 5-6 दशकों में। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिकली भी अगर एक एस्टिमेट दूं तो हाँ, तो फिर वो भरोसा भी तो धीरे धीरे आएगा। मतलब ये समस्या केवल जर्मनी भारत के बीच नहीं है, आप तो ये भी कह रही हैं, ये समस्या सबके साथ है। बिल्कुल, जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं वो विकासशील देशों या अविकसित देशों पर ऐसा भरोसा कर नहीं पा रहे, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन भी तो है, सब समानता की बात तो रही है। बिल्कुल। तो लेकिन अभी जो सबसे अभी कुछ साइंस हुए हैं, कुछ समझौते हुए हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो पनडुब्बी को लेकर है। एक तरफ हम ये कह रहे थे कि हम घर में बनाएंगे और हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि अब आप जो हैं उनसे खरीद रहे हैं। पर इसमें एक नुक्ता ये लगा दिया गया है कि चलो इस बार थोड़ा सा जो है वो IP आपको दे देंगे, पहले जैसा नहीं रहेगा। तो फर्क क्या है? हम तो कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत बनेंगे और अब आप जर्मनी से भी खरीदेंगे, तो हम कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं है नितिन? इसमें 2-3 जो रीजंस होते हैं वो ये है कि देखिए, आप मेक इन इंडिया की बात कीजिए, विकसित भारत की बात कीजिए, ये मिशंस हैं, लॉन्ग टाइम मिशन है, 20 साल के या 25 साल के हैं।
इसमें आप एकदम से जो है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कैपेसिटीज़ को एनहांस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, साथ में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का भी। पर आपकी ज़रूरत तो इमीडिएट है, क्योंकि आपका थ्रेट भी इमीडिएट है और रियल भी है, ऐसा नहीं है कि ना हो। अब तो देख ही लिया हमने पिछले साल। बिल्कुल। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको काफ़ी फैक्टर्स को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता है और इतने फास्ट और डायनामिक वर्ल्ड में जहाँ इक्वेशंस इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं, अगर हम अब पहले अगर मैं एक बात कहूँ कि यूएस जो था स्टेबल पार्टनर था, अब यूएस में ही हमारा जो इतना टैरिफ वॉर चल रही है या एक लैक ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, तो क्या आप उस स्टेबिलिटी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है। तो इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा सा यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर abilities of launching all these make in India factors, क्योंकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ऑपरेट करना है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा मेक इन इंडिया जो है वो दरकिनार कर दिया गया है या हमारा जो टेक्नोलॉजी का इशू है। और पर्टिकुलरली आप ये सबमरीन्स की बात करेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो चर्चा में आ रही हैं कि भाई एक तो आपका बजट जो है वो तकरीबन डबल हो गया है कुछ वर्षों में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी इशू आया, साथ में भारत जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को भी मेंटेन करना चाहता है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स इसके बारे में बहुत ग्रेटर डिटेल में बता सकते हैं, पर कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहे हैं जिनके कारण कि जो डील है उसमें डिले हुआ। अब बात रही जर्मनी के साथ इन समझौते और मुद्दों की, 27 जो क्षेत्रों में बताया जा रहा है, मैं एक बड़े क्लियर सी बात कहूँगी कि होप और हाइप के बीच में हम वैसिलेट करते हैं। होप बहुत ज़्यादा रहती है, उसको हाइप बनाने की जब कोशिश की जाती है कि भाई आज ही आज रातों रात ये परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत से आशाएं और जो MOUs हैं वो साइन किए जाते हैं, फिर फ्रेमवर्क 27 का है इस बार, 27 आउटकम है, 9 एग्रीमेंट हैं, हाँ MOU है और 8 अनाउंसमेंट हैं, जिसमें डिफेंस, तकनीक, एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्स बहुत महत्वपूर्ण, साइंस, टेक्नोलॉजी, 4 पिलर्स हैं जिसके अंदर फिर आपके डिविजन्स और सेक्शंस हैं। तो आप ये समझिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको फ्रेमवर्क्स के अंतर्गत काम करना होगा। फिर जो उनका इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है जो हमारा है, उसके चलते आपको अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, वहाँ के टैरिफ्स और उन सब को निगोशिएट करते हुए ये जो रातों रात मैजिक वैंड का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आज बात हुई और कल जो पूरा का पूरा चेंज हो गया सिस्टम, ये थोड़ा सा हाँ भी समझा रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा थोड़ा थम बिल्कुल। जाओ। हाँ जब तक नहीं बन रहा तब तक इधर उधर से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये तो बिल्कुल मतलब बहुत नॉर्मल सादी भाषा में बात ये है बिल्कुल कि चीन का थ्रेट, पाकिस्तान का थ्रेट असली है। हम कब तक अपने बम गोला बारूद बनाएंगे? जब बनाएंगे तब बनाएंगे। हाँ। इस बीच आपको खरीदना पड़ेगा। देखिए चीन के साथ गलवांग हुआ जब, उसके बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था इम्पोर्ट्स पे, पर फिर भी चीन जो है हमारा ग्रेटेस्ट पार्टनर है ट्रेड में, अभी भी है। और साथ में बहुत से प्रोक्योरमेंट भी है, कुछ में रोक लगा दी गई थी पर फिर से कहा गया कि कुछ क्षेत्रों में इसको ओपन किया जा सकता है टेंडरिंग को। तो ये जो होते हैं ये बड़े प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक डिसीजंस होते हैं जिनको कि सरकारें देखती हैं। हाँ। देखिए जो पब्लिक सेंटिमेंट ऑन रोड है वो इन मुद्दों को इन्फ्लुएंस नहीं करता। सेंटिमेंट जो है वो बिजनेस में ज़्यादा कामगार नहीं होते हैं। नहीं तो चाइना और US की जो राइवलरी है ओपन है, और उन्होंने इतनी ओपन की हुई है कि वो वर्ल्ड को फिर से 2 ब्लॉक्स में बांटना चाह रहे हैं, मतलब समझ तो रहे हैं, लेकिन धंधा दोनों का बरकरार है। बिल्कुल बरकरार है, निर्भरता भी। अच्छा, डॉचे वेले है, लोगों को अगर नहीं पता तो, जैसे BBC एक संस्थान है, ऐसे डॉचे वेले एक संस्थान है जर्मन। उसके लिए एक लेख लिख रहे हैं जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हसलबैक, शायद उनका नाम मैं सही ले पाऊँ। एक आर्टिकल है, उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी कि टॉप जर्मन पॉलिटिशियंस हैव ए न्यू फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन इंडिया। अब अगर वो आ रहे हैं इंडिया, बार बार आना चाहते हैं, अभी भी 25 लोगों के डेलीगेशन के साथ चांसलर आए, तो क्या ये थोड़ा सा अमेरिका को नाराज़ नहीं करेगा, जो ब्रिक्स कंट्री को एक तरह से इन देशों को पनिश भी करना चाहते हैं, थोड़ा इन्हें आइसोलेट भी करना चाहते हैं, और यूरोप को वो अपना दोस्त तो मानती हैं, भले उन्हें बीच बीच में घुड़की देते रहते हैं, अभी कहें ग्रीनलैंड कब्जा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो थोड़ा अमेरिका नहीं नाराज़ होगा?
नितिन, अमेरिका तो पता नहीं किस बात से नाराज हो जाए। ट्रम्प कहना चाहिए हमें। बिल्कुल, हाँ, ट्रम्प को कहिए किस बात से हो जाए, उसकी तो वो बहुत अनसर्टन है। या मतलब मैं फिर एक छोटी सी लाइन इसमें जोड़ दूं, या यूरोपियन यूनियन ने तय कर लिया है कि आप नाराज होते रहें। अब हमने तय कर लिया है कि हम अपने नए पार्टनर्स भी ढूंढेंगे। हमने तय कर लिया कि ब्रिक्स देशों के साथ करीबी बढ़ाएंगे, और हमने तय कर लिया है कि आपको जैसे संबंध रखने हो रखिए, हम अपने अलग ढंग से संबंध रखेंगे, दबाव में नहीं आप कहने वाले। हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ना, उसके चलते आपके आर्थिक सामरिक संबंध जो हैं या राजनीतिक संबंध है, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक संबंध है, वो अब किसी एक दिशा में नहीं जाएंगे, मल्टी वेक्टर हैं ये। कि आपके जैसे हमारा, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ चाइना से, कि आपके जो है आपको थ्रेट हो सकता है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकते हैं, बट आर्थिक संबंध सही हैं। तो इसी तरीके से जो EU और यूरोप और इसके थे, US के, अब वो एक दिशा के नहीं रह गए हैं या एक तरीके के नहीं रह गए हैं कि भाई सब में विन विन है या सब में आप उसको एक ही दृष्टि से नहीं देख सकते। एक कॉमन लेंस या फ्रेमवर्क नहीं है। यूरोप ने रियलाइज़ कर लिया है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ तो स्ट्रेंथन करनी ही करनी है, अपने कोई रीआर्मामेंट करनी है, स्ट्रेंथन करना है। हालांकि यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें भी हैं, 2 तो UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ही हैं, और वो बिल्कुल ही ट्विस्टेड है। UNSC जो है, 2 मेंबर्स आपके वर्ल्ड में, 5 में से 40% तो आपके यूरोपियंस ही हैं। तो एक तो ये करना है। दूसरा है आपका आर्थिक मुद्दे। तो फिर वही बात है कि यूरोपियन यूनियन के लेवल पे भी रिलेशंस जो हैं इंडिया के स्ट्रॉन्ग हैं, और इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको सबके साथ भी चलना है, बट आपको अपने को भी ऐसे लेकर चलना है कि आप नेविगेट कर सकें जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशल आपके सामने आती हैं। अब जैसे यूक्रेन देख लीजिए, यूक्रेन जो है 4 साल से ऑलमोस्ट जो है वॉर में है। अकेला तो उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो रशिया से इतने लंबे समय से लड़ सके, पर कोई आके प्रत्यक्ष रूप से मदद भी नहीं कर रहा है, बट पीछे से सप्लाईज भी हैं। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन अलग थलग भी पड़ा है। ट्रम्प बुलाते हैं उन्हें, फिर उनके सूट पे और कोट पे बात करके एक इंटरनेशनल तो मीडिया उसको सहारा देता है। यूरोप सहारा देता है, बिल्कुल देता है, क्योंकि यूरोप को पता है कि अगर सहारा नहीं दिया तो रशिया जिस तरीके से एनबोल्डन हो सकता है, तो ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। फिर मैं ये भी पूछूंगा कि क्या भारत को भी ये संशय नहीं होना चाहिए, ये संभावना नहीं होनी चाहिए, ये डर नहीं होना चाहिए कि इससे रूस भी नाराज होगा, क्योंकि हम जर्मन के करीब जा रहे हैं, या फ्रांस के भी करीब जा रहे हैं, यूरोप के करीब जा रहे हैं? उसके रीजंस ये हैं कि देखिए, जब वो मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े थोड़े ऐसे इश्यूज, इवेंट्स आए जहाँ पे आप देखिए कई कंट्रीज़ ने जो है वो पावरफुल की तरफ अपने को रुझान किया या उनकी भाषा बोली, हमने कभी नहीं बोली। है ना। हालांकि एट दैट पॉइंट कभी कभी कुछ क्रिटिसिज्म आता है कि हम कोई पक्ष क्यों नहीं ले रहे, बट आप उसको लॉन्ग रन में देखिए तो वो जो एक वर्ड मैं उसको कहूँगी कि जो आपकी स्ट्रैटेजिक डिस्टेंसिंग थी या ऑटोनॉमी थी, वो आपके फेवर में ही जाती है ओवर द लॉन्ग रन। आप उसी टाइम अपने को भावनाओं में बह के कि नहीं ये तो सही हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, उस तरीके से करें या अपने को अलाइन करें किसी कंट्री, तो आप उसकी परछाई बन जाते हैं। पर आप उस समय एकदम नी जर्क रिएक्शन ना देकर यदि आप डिस्टेंस अपना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ओवर द लॉन्ग रन एक ऐसा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है कि आप वहाँ पे मल्टी कंट्री अलाइनमेंट भी देख सकते हैं। मल्टी सेक्टोरल तो है ही है। तो जैसे यूक्रेन के साथ हुआ, US ने कहा कि भाई जो है रशिया को सैंक्शंस कीजिए, EU ने किया। EU में भी कई आवाज़ें अलग अलग थी, ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी सब कोई खिलाफ थे, सब कोई खिलाफ थे, उसमें भी अलग आवाज़ें थी। जो नियर में थे वो थ्रेट के अंदर बेचारे सकम भी कर रहे थे और थोड़ा इंडिपेंडेंट भी रहना चाह रहे थे। तो इसी तरह इंडिया ने कहा कि हम डिस्टेंस हैं, बड़ा जो है डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स थे कि युद्ध किसी के उसमें नहीं है, फेवर में नहीं है ना, हित में नहीं है, तो ये सब है। बट ठीक है, इंडिया ने हमेशा अपने को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऐसे पोजीशन किया है कि हम पावरफुल हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम ऑटोनॉमस हैं, हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। जिसमें मैं फिर से अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट बोलूँगी कि हमारी जो रिलेशंस हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है, खाली सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है, वैल्यू बेस्ड भी हैं। और वैल्यूज़ का जो है वो एटर्नल होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। वो ये नहीं है कि आप भेड़ चाल की तरह पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स में आइए और वो कीजिए। इंडिया के पास अब इतनी स्ट्रेंथ है, इतना ग्लोबल वेट तो है कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुझे अगर कोई कहे कि किसी जर्मन चांसलर का नाम बताओ तो हाल फिलहाल के तो ठीक है, लेकिन मुझे नाम याद आता है एंजेला मर्केल का। बहुत ताकतवर नेता थीं, यूरोप की ताकतवर नेता थीं, अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बात करती थीं। बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने बड़ी सख्त पॉलिसीज़ अपनाई। सीरिया का जो संकट था उसमें रेफ्यूजीज़ के लिए दरवाजे भी खोल दिए। घरेलू पॉलिटिक्स में बहुत तरह के चैलेंजेस थे, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से खड़े होकर दिखाया, वो दिखाता है कि जर्मनी और यूरोप दोनों में वो एक बहुत ताकतवर नेता थे। उनके जाने के बाद जो चांसलर्स बने हैं वो उतने मजबूत तो नहीं दिखते। इसलिए कई बार एक्सपर्ट्स इस बात की आलोचना भी करते हैं कि जर्मनी का स्टैंड जो एंजेला के टाइम पे था अब कभी कभी ढुलमुल हो जाता है। ओलाफ शूल्स भारत आए थे और अब मर्ज आए हैं। क्या जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्क दिखाई देता है चांसलर्स बदलने के साथ या नहीं? ये जैसे भारत के प्रति हाँ, मैं अगर एंजेला मर्केल की बात करूं पर्टिकुलरली तो एक व्यक्तित्व की बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। और उससे पहले जो है एक मार्गरेट मीड का कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में जिसको आप नेशनल कैरेक्टर कहते हैं। रुथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड को एट्रीब्यूट किया जाता है नेशनल कैरेक्टर। अब नेशनल कैरेक्टर क्या होता है कि किसी भी कंट्री को आप किस तरीके से देखते हैं। हालांकि उसका क्रिटिसिज्म है कॉन्सेप्ट का, लोग कहते हैं ये तो स्टीरियोटाइपिंग हो गई। जैसे ब्रिटिश जो हैं वो थोड़े स्नॉबिश हैं, अमेरिकन जो हैं वो थोड़े से रैशनल हैं। तो इस तरीके से हर कंट्री का एक जिसको कहते हैं ना एक विशेषता होती है, धारणा। हाँ, वो अवधारणा भी बन सकती है उनके बारे में, बट ये एक किस्म से उनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टाइप लगा लीजिए। अब जर्मन्स का क्या है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर जर्मन्स को हमेशा कहा गया है कि बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर और सारा का सारा एट्रीब्यूशन से एक कलेक्टिव गिल्ट था सोसाइटी में। ये तो एक बात है। इस वर्ल्ड व्यू ने क्या किया है, जर्मन्स जो हैं वो बहुत लॉ अबाइडिंग हैं, बहुत पेशेंट हैं, टेक्निकली बहुत साउंड हैं, और आप कहिए कि जो है ओबीडियंट हैं, टाइम के पंचुअल हैं। जो भी जो बड़ी फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे लेड बैक नहीं है कि भाई लैकेडाइसिकल अप्रोच भाई चलता है, कुछ नहीं। बहुत प्रिसिशन कंसिस्टेंट अप्रोच है वो तो उनकी। फिर मैं कहूँगी कि आप देखिए उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी दिखाई देती है। आप टेक्निकली सुपर स्मार्ट जब भी हो सकते हैं जब आप विशेषताओं का ख्याल रखते हैं एंड बहुत कंसाइज प्रिसाइज काम करते हैं, और वो उनकी स्वभाव में भी रिफ्लेक्ट होता है। उसके साथ साथ एक और एट्रीब्यूट मैं ऐड करना चाहूँगी, वो है ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़। और जो एंजेला मर्केल के टाइम जब 2015 में पूरा का पूरा यूरोप में जो सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस आया, सीरिया से ज़्यादातर रिफ्यूजीज़ तो जगह जगह से आए हैं वहाँ पे, बट सीरिया से पर्टिकुलरली ISIS के थ्रेट के बाद, तो जर्मनी एक ऐसा देश था जो इसने कहा कि हम 10 लाख रिफ्यूजी लेने के लिए तैयार हैं। उस टाइम एंजेला मर्केल जो थी उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़ ने तो किया ही किया, उसमें एक कोटा सिस्टम आया था, तो कई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा कि भाई जर्मन तो एक हेजिमॉन हो गया है यूरोपियन यूनियन। जैसे आप अभी कह रहे थे भाई वो पावर कौन रखता है सबसे ज़्यादा, वहाँ हुई एक डिसाइसिव नेतृत्व की बात थी जो एंजेला मर्केल ने जर्मनी को भी दिया और यूरोपियन यूनियन को भी दिया, एक दिशा दिखाई। उसके कुछ प्रैग्मेटिक फैक्टर्स भी हैं, लोग कहते हैं भी हैं, और ये सत्य भी है इसमें कोई। जर्मनी जो है वो सुपर एजिंग सोसाइटी की स्टेज पे पहुंच चुका है, जो उसकी जापान की तरह जूझ रहा है। हाँ, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। जो उसकी नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है वो रिप्लेस नहीं कर सकती करंट पॉपुलेशन को। तो स्किल की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी, कामगारों की ज़रूरत थी, तो उसके कारण जर्मनी ने ये किया। बट ऊपर से उन्होंने ये दिखाया, बट कहीं ना कहीं सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन भी है, तभी तो ज़रूरत पूरी, नहीं तो आप कोर्सिव लेबर भी ला सकते हैं अगर आप इतने ही ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को दरकिनार करना चाहते हैं। तो जो आलोचक हैं और जो प्रशंसक हैं, दोनों के आर्गुमेंट को बैलेंस करते हुए जर्मनी ने काफ़ी हद तक रिफ्यूजीज़ को एब्जॉर्व किया, जिसमें एंजेला मर्केल का जो था उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। उसके बाद थोड़ा दक्षिणपंथी पार्टीज़ भी वहाँ पे इमर्ज करके भी हुआ उनका, जिन्होंने कहा कि इमिग्रेंट्स जो हैं हमारा कल्चरल जो कल्चरल मेकअप है उसको टेस्ट कर देंगे और कम्युनिटीज़ जो हैं अलग तरीके की आ जाएंगी। बट बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से जर्मनी ने ये शॉक अच्छे से एब्जॉर्व किया। अब रही बाकी चांसलर्स की बात, तो कहीं ना कहीं ये जो है डोमेस्टिक कोलिशन पॉलिटिक्स के तहत जूझ रहे हैं
साथ में उसके बाद एक राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज़ हुआ है। पर इनका जो ये टर्निंग पॉइंट वाला इशू आपको मैं फिर से लेकर आऊँगी कि ये टर्निंग पॉइंट क्यों है। ये टर्निंग पॉइंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स की नज़र से भी है, ये टर्निंग पॉइंट यूरोपियन यूनियन की नज़र से भी है, और ये टर्निंग पॉइंट इंडिया जर्मनी बायलैटरल रिलेशंस की तरफ से भी है। और ये फिर से वही बात है कि सिर्फ जर्मनी के साथ नहीं है, ये हर कंट्री के साथ है, और पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इसलिए है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ फिर से अगर भारत के साथ इनका रिलेशन देखा जाए तो किसी के भी साथ कोई ऐसा इरिटेंट नहीं है जिसमें कि आप कहें कि हमारी कोई कड़वाहट है या कुछ हिस्टोरिकल बैगेज है। यूके जिसके साथ होनी चाहिए, है ना, यूके जिसके साथ होनी चाहिए कि भाई आपने हमें एक्सप्लॉइट किया है, और उसके साथ बिल्कुल नहीं है, उसके साथ भी नहीं है। देखिए किताबों में, कॉमन पार्लेंस में, डिस्कशन में खूब आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो है वो सबसे पसंद है हमें बहुत, डायस्पोरा भी जाना चाहते हैं, उन्हें बुलाना चाहते हैं, तो आपकी बकेट लिस्ट में होता है, विश लिस्ट में होता है कि लंदन जाना है ना। कॉमन भाषा में कहा जाता है कि कौन बड़ा लंदन जा रहे हो, है ना। तो वो आपकी मानस पटल पे, आपकी इमेजिनेशन में ये कंट्रीज जो हैं, लंदन, पेरिस जो है टॉप पर हैं, और जर्मनी एक साइलेंट पावर की तरह है यूरोप में। मतलब आप ये कहिए कि हमारे रिलेशंस उनसे डीप हैं, डेंसिटी भले ही कम हो बट गहरे हैं, और जब आप चाहें उनको एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे खाली है, उस पर आप कितना भी ट्रैफिक चलाइए, बैंडविड्थ आपको खोलने की ज़रूरत है। और साइलेंट पार्टनर के रूप में है, उभरता जो ये उभर सकता है हमारा रिलेशन उनके साथ, बट होप रखनी चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो अपवर्ड ही जाएगी। कभी अभी ये जो समझौते हो रहे हैं उसमें भी स्किल्ड लोगों को जर्मनी बुलाने की बड़ी कोशिशें दिख रही हैं। जो आप कह रही थी बात कि उन्हें लोग चाहिए भी, और हिंदुस्तान ने ये देखा है, दुनिया ने भी देखा है कि अब ग्लोबल होने के बजाय हम लोग डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं। बहुत सारे मुल्कों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, मुश्किल कर दी हैं शर्तें अपने यहाँ आने की। ऐसे में जर्मनी जो है हिंदुस्तानियों के लिए थोड़ा सा उदार होने की कोशिश कर रहा है। अभी पिछले 2-3 दिनों में पढ़ रहा हूँ कि वो चाहते हैं डॉक्टर्स यहाँ से जाएँ, साइंटिस्ट यहाँ से जाएँ। तो एक देश है ऐसा जहाँ अब हिंदुस्तानी जा सकते हैं पढ़ने लिखने, नौकरी करने। लेकिन डिप्लोमेसी में हम पढ़ रहे थे कि भाई बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब डिप्लोमेसी की क्लास लगनी बंद न थी भी नहीं तब, तो हम ये देखते थे कि पढ़ते थे कई बार कि भाई डिप्लोमेट्स थोड़ा डिकोड करते हैं, ये होता है वो होता है, मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता है। लेकिन मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, खूब गले मिलते हैं, हाथ कई बार मिलाते हैं। पर अभी जब चांसलर मर्ज आए तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो बात तो हम ये कह रहे हैं कि एकदम टर्निंग पॉइंट है, अब दोनों मुल्क बहुत आगे जाएंगे, रिश्तों में गहराई होगी, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज में से दिखा नहीं। आज दिख जाए तो पता नहीं, कल तक तो था नहीं। नितिन, इसमें मतलब मेरा यही कहना है कि इसको ज्यादा देखने की कुछ कहना नहीं है। नहीं, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वो ये है कि फॉर्मल है रिलेशनशिप, ठीक है। आप वो एक, मैं भी पढ़ रही थी कि वो जो बियर हग है वो नहीं था मोदी जी का, वो करते हैं तो भी परेशानी होती है कि भाई इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो कोई वाकई महत्व होता है इस दुनिया में, जिस दुनिया में वर्ल्ड अफेयर्स की आप लोग रहते हैं, कहीं है कुछ नहीं। मैं मतलब मेरा इस पे ये विचार है कि इसको इतनी तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं होती। पर जब ट्रम्प से कोई व्हाइट हाउस मिलने जाता है, वो कहीं जाते हैं, तवज्जो तब भी वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो बड़े ड्रामेटिक हैं, हाथ मिलाए, हाथ मिलाकर अपनी तरफ खींचा कि नहीं खींचा, पीठ पर हाथ फेरा कि नहीं फेरा। वो खुद भी काफी ड्रामेटिक हैं और इस तरीके को रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे आप उनके हाल फिलहाल के कुछ वो देखिए स्पीचेस, तो बड़े ड्रामेटिक तरीके से हाथ हिलाते हैं, जेस्चर जो कहते हैं उनको यूज़ करते हैं। ये जैसा मैंने कहा कि बड़ी फॉर्मल कंट्रीज़ हैं, बड़ा डिस्टेंस से आपसे हाथ मिलाएंगी। उसका ये मतलब नहीं है कि आप में गर्मजोशी नहीं है। तो नेशनल कैरेक्टर जिसकी बात कर रही थी, उसमें जर्मन्स कैसे मिलते हैं? आप तो सोसाइटी पर भी काम करती हैं उनकी। बड़ा फॉर्मल है, वो रुक कर है, ये नहीं कि आते ही बहुत वो दिखाएं। दूरी से मिलते हैं। हाँ, मतलब वो दे गिव टाइम फॉर रिलेशंस टू डेवलप, अटेन वार्मथ। बट वो जो है, जो फेस पे है, तो वो सही है। मेरा ये मानना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप जब मिल रहे हैं, नेता हैं, तो उसमें वो ड्रामेटिज्म, वो नाटकीयता कम भी रही तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हिंदुस्तानियों के बारे में क्या कहा जाता है फिर? हम थोड़ा ज़्यादा गर्मजोशी से मिलते हैं? नहीं, हम गर्मजोशी से तो मिलते ही हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी तो कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी है ऊपर से नीचे तक। अब कल मनमोहन सिंह नहीं मिलते थे लेकिन। हाँ, वो कितने फॉर्मल थे, कितने कैलकुलेटेड स्टेप्स थे।
इतनी बॉडी मूवमेंट भी नहीं होती थी, बड़ा रुक रुक कर बोलते थे। मैं एक छात्र होने के नाते पूछ रहा हूँ आपसे, जिज्ञासा है मेरी कि एक्सपर्ट्स या डिप्लोमेट्स या फिर इस दुनिया में काम करने वाले लोग इन बातों को कुछ कैलकुलेट वाकई करते हैं कि पुतिन जैसे मिल रहे हैं, मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, इस मीटिंग में ट्रम्प कैसे रहे, या जापानीज लोगों को लेकर भी देखा जाता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कुछ होता भी है सच में? देखिए, अगर आप पढ़ना चाहें इन बिटवीन द लाइंस तो बहुत कुछ देख सकते हैं, बट उससे कई बार क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन आपकी डिस्टॉर्ट भी हो सकती है ना। इससे इंटरप्रिटेशन, अब मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि अगर मैटर नहीं करती तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो कोई भी ड्रेस पहन के गए थे, वो तो अपने देश की सुरक्षा की बात करने गए थे, बट उनकी ड्रेस से ही शुरू हो गया, है ना। तो होने को बात कोई भी वो करवट ले सकता है, जो इशू है कि आप कितनी जोशी से। और बात ये है कि जहाँ रही स्पेसिफिक मुद्दों की बात, यदि आपको ट्रेड करना ही है, टैरिफ घटाना ही है जर्मन कार्स पे, तो वो चाहे आप हाथ मिलाएं चाहे गले मिलें, क्या कैसे मुंह बना के जाएं, कैसे मुंह बनाएं, साइन हो पहली बात हो चुकी होती है, क्योंकि वो सिर्फ राजनेता थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो मुखर हैं, दे आर द फेस ऑफ द डील्स। बट डील्स जो हैं वो तो पीछे के पीछे पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरा तंत्र आपका लगा हुआ है, जो आपकी लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी तक को केटर कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, उसमें आप स्माइल ज़्यादा दे रहे हैं, कई बार ओवर स्माइलिंग को भी इनअप्रोप्रिएट समझा जाता है, कई बार ज़्यादा सल्की फेस को भी समझा जाता है। स्वागत करने प्रधानमंत्री पहुंचते हैं हवाई अड्डों पर, कई बार नहीं पहुंचते हैं, इस पर भी हेडलाइंस बनती ही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने कौन पहुंचा। तो हम यहाँ से तापमान का आइडिया लगाते हैं कि आजकल कैसे चल रहे हैं हमारे रिश्ते। हाँ ये ठीक है, ये मैटर करता है, बट मेरे हिसाब से मतलब उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए जितने कि उन ऑप्टिक्स के आउटकम को दी जानी चाहिए। उन मतलब आप सिर्फ क्या दिख रहा है उस पे ना जाएं, बट उसमें से क्या निकल कर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है आपको, बाहर से आप उसको काटे तो अंदर से खराब निकल रहा है, तो वो आप सिर्फ ऑप्टिक्स पर नहीं जा सकते। मैं क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंट आउटकम्स में ज़्यादा विश्वास करने की बात कहूँगी, बजाय कि जो दिख रहा है। सही। मेरे आखिरी 2-3 सवाल। एक तो ये कि जब चांसलर साहब आए और मोदी जी अहमदाबाद में मिल रहे थे, तो एक मुद्दा था जिसको लेकर लोग बात कर रहे थे, अरिहा शाह का। और पिछले साल जब जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आए थे तब भी ये बात उठी थी, हमारे विदेश मंत्री ने उठाई थी। ये मामला क्या है, किस हद तक पेचीदा है, इसमें क्या हो रहा है? इस मामले की ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए एक छोटा सा एक छोटी गर्ल चाइल्ड का मामला है, जिसके कोई मेडिकल इशू था जिसको कि मिस इंटरप्रेट किया गया एज अ काइंड ऑफ असॉल्ट ऑन दी बेबी। और वही है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम्स हैं, सर्विस है, केयर गिविंग है, चाइल्ड की केयर की बातें हैं, ये जो लॉज हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं या स्ट्रिंजेंट लगा लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर लेंस से देखा गया, नज़रिए से देखा गया। बाद में पता चला कि जो इंटरप्रिटेशन था वो सही नहीं था, पर जो बच्चा था उसको उसकी फैमिली से सेपरेट करके केयर होम में डाल दिया गया था। और पिछले कुछ समय से वो जो बेटी है वो 40 महीनों से वो दूसरे 4 जगह उसको शिफ्ट किया गया है। ये मुद्दा जो है ये इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो लीगल एस्पेक्ट है, दूसरा मानवीय या ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है कि एक बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए या ग्रोथ के लिए उसको परिवार का कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये तो बात यूरोप में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है कि जैसे जो रिफ्यूजी के बच्चे होते आए हैं या ये पर्टिकुलर बच्चा एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में पैदा होता है, तो क्या ये सही है कि उसको दूसरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, जिसका मतलब है कि भाषा, शैली, संस्कार और जो एटिकेट्स हैं, जो मैनरिज्म है, उससे कितनी देर तक दूर रख सकते हैं। तो इस मुद्दे पे जो है ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जो काफ़ी वेट रखते हैं बायलैटरल रिलेशंस में। मैं कहूँगी इन्फ्लुएंस तो नहीं करते, बट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस मुद्दे पे बार बार ये मुद्दा आता है कि बच्चे को वापस उसके परिवार से मिलाया जाए और इसको एक लीगल एंगल ना देके एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे देखा जाए। और इस चर्चा में ज़रूर कुछ ना कुछ इस दिशा में कदम उठेंगे। आई थिंक बातचीत ज़रूर रहेगी। मेरा आखिरी सवाल,
यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर उर्सुला भारत आने वाली हैं। 26 जनवरी को वो हमारी चीफ गेस्ट होंगी। फरवरी में उनका दौरा फिर से होगा। तो ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात होनी है उसको लेकर हमारे यहाँ काफ़ी चर्चा है। हम बहुत उम्मीदों से देख रहे थे यूरोपियन यूनियन को। अब जब मोदी जी साइप्रस गए थे तब भी ये बात हो रही थी कि साइप्रस को शेयर मिलेगी, वो हमारे लिए कुछ कर दे। ये बात अटकी कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है? भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? क्या यूरोपियन यूनियन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है? देखिए, फिर से यूरोपियन यूनियन और मेंबर स्टेट्स की बात करें तो हमारे मेंबर स्टेट्स के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। फ्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ है। इन सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ जो है व्यापार अच्छा है। ऑलमोस्ट 50+ बिलियन यूरोस का सभी के साथ है। और इन सभी देशों में हमारा डायस्पोरा भी बहुत है। हम एक डायस्पोरा के मुद्दे पे बात करना रह गया कि हमारे जर्मनी में डायस्पोरा की प्रेजेंस के बारे में क्या है। यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर प्रेसिडेंट जब उर्सुला वॉन डर लेyen पिछले साल आई थी तो फिर से ग्रीन हाइड्रोजन बस में आई थी। 27 कमिश्नर्स थे जो एक इंटेंट दिखाते हैं, मतलब एक इंटेंट दिखाते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो किस तरीके से भारत को और भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन के साथ 120 बिलियन USD का हमारा सालाना व्यापार है जो आगे बढ़ेगा ही। अब बात रही कि EU के FTA के क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। जो इश्यूज़ हैं वो रिलेटेड हैं आपके वही IP टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स के हिसाब से हैं और एक्सेस टू मार्केट है। तो वहाँ पे हम अपनी कार इंडस्ट्री को या अपनी बेवरेज इंडस्ट्री को, अल्कोहल और वाइन्स और स्कॉच वगैरह जो हैं, इनको कितना ओपन करते हैं और उससे हमारे डोमेस्टिक व्यापार को कितना असर पड़ता है, वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप जर्मनी के साथ लें तो जितने भी हाई सेगमेंट कार हैं, जैसे आप कहिए कि यूरोपियन कार्स कितनी है हमारे रोड पे, उसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी तो जर्मन है। जो आप बोल रहे हैं मर्सिडीज़ बेंज है, ऑडी है, वॉक्सवैगन है, स्कोडा है। तो ये सारी ब्रांड्स जो हैं ये हमारी लग्जरी ब्रांड्स में आती हैं। मान लीजिए कि इनकी छोटी मिड सेगमेंट या स्मॉल सेगमेंट कार्स में इंट्रोड्यूस कर दिया तो इंडियन मार्केट का जो अपना कंपोनेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। सो क्या हम इस कंपटीशन के लिए तैयार हैं? क्या हम उसको दांव पर लगा सकते हैं? क्योंकि इनकी तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी जो है, जर्मन कार्स आर द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। इंडियन कंज्यूमर में एक हेजिटेंसी तो है इस चीज़ को लेकर कि अगर हम कोई ऐसी कार खरीदेंगे जो जर्मन हो, उसके कल पुर्जे नहीं मिलते हैं, महंगे हैं। इस चक्कर में भी जितना उनकी यहाँ उपस्थिति है उसके बावजूद भी लोग खरीदने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं। तो इसलिए तो नितिन ना, जो ये लग्जरी ब्रांड्स हैं वो हाई एंड कंज्यूमर्स लेते हैं जो उसकी मेंटेनेंस, देखिए कार खरीदना इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट उसकी मेंटेनेंस, उसके एवरेज, उसके पार्ट्स, उसकी रिप्लेसमेंट, उसकी सर्विसिंग वगैरह ये आप हर साल कराते हैं। फिर बेचनी भी आपको। हाँ, और फिर उसकी मार्केट फिर वो भी डरता है दूसरा भी कि मिलते हाँ, तो है नहीं। जाहिर सी बात है यदि आप आज मर्सिडीज खरीदने की हैसियत रखते हैं तो आप उसको रीसेल में तो खरीदेंगे नहीं। उसकी जो रीसेल है उसकी सेगमेंट और भी कम है, बायर्स जो हैं, तो एक क्लास का अंतर पड़ जाता है। और जो कॉमन बायर है इंडिया में, जैसे आप एक आंकड़ा है, यदि मैं आपको बताऊं कि जर्मनी में 536 से 40 कार पर 1000 लोगों की है। अच्छा। और इंडिया में वो 24 हैं पैसेंजर कार्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ओके। तो आप देखिए कंज्यूमर बेस कितना है आपका, और क्या वो कंज्यूमर बेस सारा का सारा लग्जरी कंपोनेंट में जाएगा? नहीं, ये दिक्कत है। और सबसे तो 10 लाख से लेके 12, 13, 14 लाख तक की कारें सबसे ज्यादा। हाँ, आप अगर मार्केट शेयर देखिए तो जो मिड सेगमेंट और स्मॉल सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, मिड सेगमेंट, और 4% लग्जरी कार्स में 4% है, और उसमें सारी की सारी जो जर्मन ब्रांड हैं। और US में सबसे ज़्यादा जर्मन ब्रांड्स यूज़ होती हैं। पर ये है कि हमारी जो उसकी रनिंग कॉस्ट है उसके बाद उसको लेकर थोड़े से एप्रीहेंशंस होते हैं। तो यदि वो मिड या स्मॉल सेगमेंट में आ जाते हैं तो क्या हमारी कार इंडस्ट्री उस शॉक को, क्या हम तैयार हैं उसको लेने के लिए? तो FTA में कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जो हमारी मार्केट को एक्सेस, उनकी मार्केट के एक्सेस से रिलेटेड, नॉन टैरिफ बैरियर्स से रिलेटेड हैं, जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि आप पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर लॉज हैं,
कि भाई चाइल्ड लेबर है, विमेन सेफ्टी है, सोशल सर्विस है, ये सब कितने कंप्लायंट हैं आपकी। वही नॉर्मेटिव एक्टर की बात है कि भाई हमारे टेम्पलेट्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप उनको मीट कर रहे हैं तभी आपको एंट्री हमारी मार्केट में है और आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर अभी आशा जताई जा रही है कि जनवरी के एंड तक हो जाएगा। मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पर थोड़ा सा वही है, यू हैव टू ट्रीट कॉशियसली स्टेप्स। क्योंकि हमने पहले कभी किया नहीं, तो हर काम स्क्रैच से ही होना है। तो उसमें जब शुरू से शुरू करते हैं तो फिर उसमें प्रक्रियाएं तो लंबी चौड़ी हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और आप जो कह रही थे डायस्पोरा, यूरोपियन यूनियन में तकरीबन 28 लाख भारतीय रहते हैं यूरोपीय देशों में। तो वो एक बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की। वहाँ काम करते हैं लोग, वहाँ से पैसा यहाँ भेजते हैं, और अब उम्मीद है कि और ज़्यादा भारतीय यूरोप में जाएंगे। तो पता नहीं ब्रेन ड्रेन कहेंगे आप इसे या ये अच्छा है, ये अपनी अलग तरह की बहस है। देखिए, डायस्पोरा तो इंडिया का जो है यूएस में भी है, तकरीबन 30 लाख से ऊपर है, 3 मिलियन प्लस है। और जैसा कि अभी आपने आंकड़ा दिया, ऑलमोस्ट 3 लाख, फॉर्मल, इलीगल, लीगल, सब लीगल ही कहूँगी मैं तो फिलहाल। 30 लाख के करीब बता रहे हैं, 30 लाख के करीब है यूरोप में, और उसमें से तकरीबन 15 लाख जो है वो यूके में ही है। हाँ, यूके की तकरीबन 2% पॉपुलेशन जो है वो इंडियंस की 6.5-7 करोड़ की पॉपुलेशन में है। जर्मनी में पर्टिकुलरली 2 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच है, मतलब प्लस माइनस 2-3 सोर्सेज से आप देखें तो प्लस माइनस 20-25 हज़ार दिखाता है। और इंडियन स्टूडेंट्स की भी तादाद जो है वो अब 25 के हिसाब से तकरीबन 50 हज़ार तक है। एक महत्वपूर्ण दिशा इसमें ये है कि 1960-70 के दशक में काफ़ी ज़्यादा केरला से नर्सेज जो हैं वो जर्मनी में गई थी। और क्योंकि जर्मनी के रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी के तहत चलते हुए ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ, माइग्रेशन ज़्यादा हुआ नहीं। बट अभी कुछ पिछले वर्षों से जो है जर्मनी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना है इंडियन डायस्पोरा। अगर मैं ठीक हूँ तो राम मनोहर लोहिया जर्मनी में ही पढ़े थे। मैं जब देखता हूँ ज़्यादातर लोग हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के थे, वो अमेरिका में या तो कोई पढ़ा है, या ज़्यादातर लोग जो है इंग्लैंड में पढ़े, यूके में पढ़े। लेकिन वो वाहिद नेता हैं जिनको मैंने देखा कि वो जर्मनी में पढ़ के आए थे। तो मुझे लगा इसका मतलब वहाँ पे पढ़ने के मौके तो थे, पर हमने कभी चुना नहीं, मैं भी पता नहीं क्यों नहीं चुना। हाँ, जैसे संबंधों की बात करें तो हमारा जो मैक्स म्यूलर बिल्कुल भवन है वो जर्मन लैंग्वेज की टीचिंग देते हैं। मैक्स म्यूलर जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया, इंडोलॉजी के जो स्कूल्स जर्मन थे, में, फिर उससे अंग्रेजी हुआ। एक ज़माने में कहा जाता था बनारस ऑन राइन। हाँ बिल्कुल, है ना। तो उसको कहा गया कि इंडोलॉजी में इंटरेस्ट है। कालिदास की शकुंतलम का ट्रांसलेशन जो था जर्मन में किया गया। तो कुछ वो थे कनेक्शंस, बट उनको वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं गेन कर पाए जिसको आप कहें कि जैसे यूके का इम्प्रिंट है हम पे, या किसी और कल्चरल कम्युनिटी का। तो जर्मनी का एक महत्वपूर्ण चीज़ मुझे फैक्ट ये याद आ रहा है कि केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल स्कूल्स हैं उसमें जर्मन लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। तो जैसे आप बाकी प्राइवेट स्कूल्स में देखिए तो फ्रेंच का ऑप्शन होता है ज़्यादा, तो केंद्रीय विद्यालय में जो था वो जर्मनी का लैंग्वेज ऑप्शन था। तो विच वॉज लाइक एन इंडिकेटर कि आप कंट्री के साथ आपका एक लैंग्वेज से कनेक्ट है। डायस्पोरा जो है, अगर हम आज की बात करें तो हमारी सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत डायस्पोरा एक एम्बेसडर है हमारा वहाँ पे। तो फूड है, क्विजीन है, हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, लैंग्वेज है, योगा, आयुर्वेदा। हमारे बहुत सारे पत्रकार दोस्त वहाँ नौकरियाँ करते हैं। हाँ, तो ये जो हैं ये छोटे लेवल पे आपका जो है आपके इनसाइट्स में आते हैं, कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। हालांकि उनको इतनी हाईलाइट नहीं किया जाता। जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें सबसे पहले आप कहेंगे सिक्योरिटी एंड डिफेंस। चाहे आपका युद्ध अगले 10 साल नहीं होने वाला है, पर सिक्योरिटी एंड डिफेंस, फिर इकोनॉमी एंड ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर सांस्कृतिक संबंध, पीपल टू पीपल कनेक्ट आता है। पर यदि गर्मजोशी की बात करें और मतलब पॉलिटिकली उसमें आपने इतना घनिष्ठता से हाथ नहीं मिलाया, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट तो सबसे पहले यही हुआ ना, जो दिखता है आंखों को एकदम। तो ऑप्टिक्स जो है वो लोग ही ड्राइव करते हैं। और इसमें मैं मानती हूँ कि जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसमें पीपल टू पीपल कनेक्ट को ज़्यादा
तवज्जो देनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं जो बाकी हार्ड पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं, हार्ड सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के चैनल्स हैं, वो ज़्यादा हाईलाइटेड हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट। बिल्कुल। वो समय की मांग है, क्योंकि जो पोस्चरिंग है बिग पावर्स की वो उसी तरीके से चल रही है। बट ये बदलते सिनेरियो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, जिसको हम लोगों को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीतल शर्मा, आप पहली बार हमारी मेहमान बनकर आई और छा गई। धन्यवाद। तो जर्मनी और हिंदुस्तान के संबंधों के बारे में मुझे उम्मीद है एक हद तक तस्वीर साफ हुई होगी, और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, शुरुआत है। और जैसा कि शीतल जी बता रही थी कि हम लोग तो खैर इस सब में नहीं पढ़ सकते कि बिजनेस में क्या डील होंगी, पनडुब्बी खरीदें, कब खरीदें, नहीं खरीदें, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हम क्या करें। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि एक मुल्क है जो बहुत सारी संभावनाएं लिए हुए है, और हम हिंदुस्तानी उन संभावनाओं को तलाशते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो जर्मनी एक डेस्टिनेशन है जहाँ बहुत सारी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। पर्यटन है, पढ़ाई है, नौकरियाँ हैं, बहुत कुछ है। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट के बाद आप जर्मनी के बारे में कुछ गूगल करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, लिखेंगे, ढूंढेंगे, और अगर मन में कुछ है तो कमेंट भी ज़रूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हर बार अपील करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपके धैर्य के लिए।